हेलो दोस्तों, कैसे? तो आप सब उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे हैं और अच्छे ही रहेंगे। तो अपन बहुत ही लंबे समय के बाद मिल रहे हैं और आज अपन करने वाले हैं एमसीक्यू। ठीक है, जो इम्पोर्टेंट एमसीक्यू है ना वो करने वाले हैं और ये एनसीईआरटी बेस्ड होंगे। ठीक है, जो 11th 12th और 8th 9th की जो एनसीईआरटी है ना उनसे बेस्ड क्वेश्चन होंगे। अपना सब्जेक्ट रहेगा पॉलिटी। ठीक है, क्या है? पॉलिटी की वो करने वाले हैं अपन, एमसीक्यू करने वाले हैं। क्वेश्चन करके आपको बहुत मज़ा आने वाला है। आप क्वेश्चन कीजिए, आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन आएंगे तो वीडियो को पॉज कीजिए और पॉज करके आप क्वेश्चन को अटेम्प्ट कीजिए। ठीक है, आपको क्वेश्चन करके बहुत अच्छा मज़ा आने वाला है। तो जो पहला क्वेश्चन है वो आपकी स्क्रीन पे ये रहा। आप वीडियो को पॉज कीजिए, देखिए, पढ़िए, आराम से समझिए। जो फेडरल सिस्टम है उसकी जो विशेषता है वो दे रखी है, मैं पढ़ के बता देता हूँ। पहला स्टेटमेंट है, यहाँ सरकार दो या अधिक स्तरों वाली होती है। स्तर यानी एक केंद्र में, एक राज्य में, या फिर स्थानीय जो शासन है उसमें। ठीक है, तो कितने स्तर होते हैं वो आप देख लेना संघीय व्यवस्था में, फेडरल सिस्टम में। दूसरा स्टेटमेंट है, विभिन्न स्तरों की सरकारों के अधिकार क्षेत्र संविधान में स्पष्ट रूप से वर्णित होते हैं। यानी जो विभिन्न स्तरों की सरकार है, अगर पहला स्टेटमेंट देखिए आप, अगर पहला सही है हाँ कि फेडरल सिस्टम में दो से अधिक स्तरों वाली सरकार होती है। दूसरा स्टेटमेंट अगर होती है तो उनके अधिकार क्षेत्र संविधान में क्या लिखे हुए रहते हैं पहले से? अगर हाँ है तो यस कीजिए, ना है तो गलत कीजिए। ठीक है, तीसरा स्टेटमेंट है, अगर लिखे हुए रहते हैं तो क्या संविधान उनकी गारंटी देता है अधिकार क्षेत्र की? तीसरे में ये लिख रखा है कि संविधान सरकार के हर स्तर के अस्तित्व और प्राधिकार की गारंटी और सुरक्षा देता है। तो ये स्टेटमेंट देखिए सही है या गलत है। फिर जो फोर्थ है वो लिख रखा है कि संविधान के जो मौलिक प्राधिकार, मौलिक प्रावधान हैं, मौलिक अधिकार हैं, क्या वह एक स्तर की सरकार कर सकती है? तो ये चार ऑप्शन हैं, आप पढ़िए, आराम से सोचिए, वीडियो पॉज करके और आप कीजिए अटेम्प्ट। क्वेश्चन बहुत अच्छे हैं मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, क्वेश्चन बहुत अच्छे हैं। एनसीईआरटी में ढूंढ के निकाले हुए हैं, किसी का कॉपी पेस्ट नहीं किया हुआ। तो देखिए, आपने कर लिए होंगे। तो जो पहला स्टेटमेंट है वो बिल्कुल सही है। ठीक है, ये जो आपको मैं जो बता रहा हूँ ये प्रूफ के साथ दिखाऊंगा कि हाँ गलत नहीं बताया मैंने। जो पहला स्टेटमेंट है तो वो सही है। फेडरल सिस्टम में दो से अधिक स्तरों की सरकार होती है। केंद्र राज्य, अकेला केंद्र शासन नहीं करता पूरे देश पर, केंद्र और राज्य दो स्तरों वाली सरकार होती है। ठीक है, दूसरा स्टेटमेंट बिल्कुल सही है क्योंकि इनका जो अधिकार क्षेत्र है वो संविधान में वर्णित होता है। ठीक है, एक बात है कि संघीय व्यवस्था इक्वल टू संविधान। ठीक है, तो संविधान में जो उल्लेखित है ना वहाँ से संघीय व्यवस्था निकलती है और संघीय व्यवस्था है तो संविधान है। ठीक है, वैसे ये ज़रूरी नहीं है कि अकेला संविधान ही संघीय व्यवस्था के लिए ज़रूरी है। ठीक है, ये अपने भारत वाली जो संविधान की बात आएगी उसमें बताएंगे। तीसरा स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, संविधान गारंटी लेता है भैया। ठीक है, गारंटी किसकी लेता है देखना, स्टेटमेंट में लिख रखा है हर स्तर के अस्तित्व की। ठीक है, अस्तित्व की और प्राधिकार की, जो कार्य जो उनके जो अंडर में अधिकार आते हैं ना उनकी संविधान गारंटी लेता है। और जो चौथा स्टेटमेंट है वो गलत है क्योंकि एक स्तर की सरकार संविधान के मूल अधिकार में प्रावधान, मतलब मूल अधिकार में चेंज नहीं कर सकती, दोनों की मंजूरी चाहिए। मतलब पहला तो स्टेटमेंट सही है क्योंकि दो से अधिक स्तर की सरकारें होती हैं, तो जो एक स्तर दूसरा स्तर, उन जितने भी स्तर हैं उन दोनों स्तरों की क्या चाहिए? मंजूरी चाहिए। ठीक है, तो ओनली 3, मतलब 3 युग्म सही है। पहले वाला क्वेश्चन ये था। बात करते हैं दूसरे वाले पे। ये स्क्रीन पे आप पढ़िए आराम से पॉज करके। मैं पढ़ता हूँ, वो स्टेटमेंट दे रखे हैं फेडरल सिस्टम के बारे में। केंद्र और विभिन्न राज्य सरकारों के बीच सत्ता का बंटवारा प्रत्येक संघीय सरकार में
एक ही किस्म का होता है। स्टेटमेंट को ध्यान से समझिए। केंद्र और विभिन्न राज्य सरकारों के बीच सत्ता का बंटवारा यानी पावर, जो इनको जो राज्य या मतलब देश को चलाने के लिए जो पावर दी जाती है, जो सत्ता दिया जाता है, वो बंटवारा प्रत्येक संघीय सरकार में एक ही किस्म का होता है। मतलब कंपैरिजन दूसरे देश के, जो दूसरे देश में संघीय सरकार है वो अपने देश में संघीय सरकार है, उससे कंपैरिजन किया गया है। दूसरा है यूएसए, स्विट्ज़रलैंड और ऑस्ट्रेलिया में संघीय व्यवस्था है। अब आप ये पूछेंगे कि इन तीनों देशों की जानने से हमको क्या मतलब, या फिर ये तीन ही देश क्यों लिए गए। ये तीनों देश एनसीईआरटी में लिखे हुए हैं और आप जाके एनसीईआरटी उठा के देख लेना। स्पेशली ये तीनों कंट्री दे रखी हैं, इसलिए मैंने लिखा है। तो आप बताइए क्या इनमें फेडरल सिस्टम है। ये ध्यान रखिए, यूएसए में है तो स्विट्ज़रलैंड में नहीं है क्या, या फिर ऑस्ट्रेलिया में है तो यूएसए में नहीं है क्या। ठीक है, ऐसे मत कीजिए कि यूएसए में तो है तो फिर तीनों में होगा। ठीक है। तीसरा स्टेटमेंट है, भारत जैसे देश में संघीय व्यवस्था दूसरे किस्म की है। आपने कहीं फेडरल सिस्टम पढ़ा होगा और भारत का जो फेडरल सिस्टम उसको मैच करके देखा है, तो आप देखेंगे कि अपने भारत में ऐसा क्यों है, फेडरल सिस्टम में तो ऐसा है, या फिर जो भी आप देखिए। अगर दूसरे तरीके की संघीय व्यवस्था है तो हाँ या ना का जवाब दीजिए। और चौथा है, बेल्जियम और स्पेन में भी दूसरे प्रकार की संघीय व्यवस्था है। तो आप टोटल करके देख लीजिए कितने प्रकार की संघीय व्यवस्था है। ठीक है, आंसर आपने कर दिया होगा कमेंट करके, और आप बताना कितना सही होता है कितना गलत। देखिए, पहली बात है, पहला स्टेटमेंट तो सबको पता चल गया है, क्योंकि हर कंट्री के लिए संघीय व्यवस्था एक ही किस्म की नहीं होती है, अलग अलग किस्म की होती है। और ये डिपेंड करता है उस कंट्री के क्षेत्र पर, डाइवर्सिटी पर, और लैंग्वेजेस कितना, मतलब कितनी लैंग्वेज बोली जाती है, किस प्रकार की विविधताएँ हैं, उस हिसाब से डिपेंड करता है। एग्जाम्पल जैसे भारत। तीसरा स्टेटमेंट देखना आप, भारत में जो है ना संघीय व्यवस्था वो दूसरे किस्म की है, मतलब दूसरे प्रकार की है। ठीक है, भारत में जो फेडरल सिस्टम है दूसरे प्रकार का है। देखिए मैं बताता हूँ कैसे है। दो प्रकार के फेडरल सिस्टम है। ठीक है, पहला तो फेडरल सिस्टम ये कहता है कि जो पावर है, जो सत्ता का सबसे ज़्यादा उपयोग है वो केंद्र करेगा। मतलब किसके पास ज़्यादा पावर है, केंद्र के बजाय राज्य की। ठीक है, और दूसरा है वो ये कहता है कि राज्य को ज़्यादा पावर है बजाय केंद्र की। ठीक है, दो फेडरल सिस्टम के दो तरीके हैं। तो पहला तरीका है वो अपने भारत पर लागू होता है, क्योंकि भारत में केंद्र के पास ज़्यादा पावर है। चाहे आप वित्त में देख लो, चाहे जो 7वीं अनुसूची में बांटे गए हैं, समवर्ती सूची, राज्य सूची और कौन सी सूची, समवर्ती सूची, राज्य सूची और संघ सूची, 3 सूची हैं। ठीक है, तो तीनों में देख लेना आप, सबसे ज़्यादा केंद्र के पास ही पावर है। और वित्त में भी देख लेना, आपातकाल लगती है तो केंद्र संभालने लगता है। और ये जो सिस्टम है ये यूएसए में है। ठीक है, तो ये सही बात है, भारत में जो फेडरल सिस्टम है वो दूसरे प्रकार का है। और रही बात तीसरे स्टेटमेंट की कि जो इसमें बेल्जियम दे रखा है, बेल्जियम और स्पेन, इसमें भी जो संघीय व्यवस्था है वो अपने भारत के जैसी है, यानी दूसरे प्रकार की। ठीक है, कोई 4 प्रकार नहीं है कि भारत में अलग, यूएसए में अलग, स्पेन में, बेल्जियम में अलग, ये 2 प्रकार की हैं। तो जो भारत में वो स्पेन और बेल्जियम में है। ठीक है, तो पहला स्टेटमेंट सही था। फिर ये जो भारत वाला स्टेटमेंट था ये सी, मतलब तीसरे वाला था, ये भी सही है। रही बात चौथे की, ये भी सही है और तीसरा भी सही है। तो इसमें सिर्फ पहला गलत है, बाकी 3 सही हैं। ठीक है, और अब आपको ये देखना है कि जो फेडरल सिस्टम है अपने पूरे विश्व के देशों में, कितने देशों में फेडरल सिस्टम है। 193 कंट्री हैं। 193 कंट्रियों में समथिंग 25 से 26 देशों में फेडरल सिस्टम है। ठीक है, और आप देखना कौन से वो 25 और 26 देश हैं, वो आपके एनसीईआरटी की बुक में दे रखा है। मैं आपको शो करके दिखा दूंगा एक बार, और प्रत्येक फैक्ट की आपको पूरी जानकारी मिलेगी। ठीक है, पूरे सबूतों के साथ, ऐसे नहीं गलत नहीं पढ़ाया जा रहा। तीसरा क्वेश्चन आपके सामने भाषा के संबंध में, ये पढ़िए आप, ये आ गया आपके सामने क्वेश्चन। हमारे संविधान ने हिंदी भाषा को राष्ट्रभाषा का दर्जा दिया है, लेकिन फिर परिस्थितियों के कारण दर्जा हटा दिया गया था। दूसरा स्टेटमेंट है, हमारे संविधान में किसी एक भाषा को राष्ट्रभाषा का दर्जा नहीं दिया गया।
तीसरा है फिर भारत में हिंदी 1/3 भारतीयों की मातृभाषा है। और चौथी है फिर संविधान के अनुसार सरकारी कामकाज की भाषा के तौर पर अंग्रेजी का प्रयोग कौन सी सन तक 1965 तक किया गया था। फैक्ट है, आप बताइए कौन सा सही है कौन सा गलत है। आपने कर लिया होगा, वीडियो पॉज करके देखिए। तीसरे क्वेश्चन की जानकारी यहाँ पे है। पहला है वो बिल्कुल गलत, क्योंकि संविधान में कहीं वर्णित नहीं किया गया था कि ये अपनी राष्ट्रभाषा होगी या मातृभाषा होगी। ठीक है, संविधान ने बिल्कुल नहीं बताया कि भारत में लोगों की ये मातृभाषा होगी। दूसरा भी गलत है, क्योंकि हमारे संविधान में एक भाषा को राष्ट्रभाषा का दर्जा नहीं दिया गया। ठीक है, अपने को कोई पूछता है कि भारत की मातृभाषा कौन सी है, तो ये अपन बता देते हैं हिंदी, लेकिन हिंदी को राज्य भाषा का दर्जा दे रखा है। ठीक है, और हिंदी बोलने वालों की यहाँ पे जो संख्या बता रखी है वो एकदम सही है भैया। लगभग 40 से 50% पॉपुलेशन है ना अपनी हिंदी बोलने वाली है 100% में से। और अंग्रेजी का जिक्र देखोगे आप, जो 1965 के बाद में नहीं चलने वाली थी कामकाज के लिए, वो लगभग 0.3% के लगभग आसपास लोग हैं, वो अंग्रेजी उनकी मातृभाषा है लोगों की। राज्य की तो छोड़ दो आप। ठीक है, तो अंग्रेजी भाषा इतने लोगों की है और हिंदी भाषा देख लो इतने की है। तो जो तीसरा स्टेटमेंट है वो सही है। रही बात चौथे की, वो भी सही है, क्योंकि 1965 में संविधान में लिखा था 15 वर्षों तक अंग्रेजी भाषा चलेगी। ठीक है, कामकाज के लिए। लेकिन फिर 1965 में बंद होने की बात आई थी, लेकिन फिर तमिलनाडु में इनमें राज्यों में विवाद होने लगे थे, दंगे उठने लगे थे, फिर अंग्रेजी भाषा को कंटिन्यू कर दिया गया। लेकिन अभी तक ये नहीं बताया गया कि अंग्रेजी भाषा कब तक चलेगी और कब बंद हो जाएगी। ठीक है, तो 15 वर्षों का एग्रीमेंट था अंग्रेजी भाषा का, वो 1965 वाला कथन सही है। तो तीसरे वाले क्वेश्चन में ओनली 2, इसमें 3 पहले वाले में, दूसरे वाले में 3 और तीसरे वाले में ओनली 2। क्वेश्चन है आपके सामने चौथा स्क्रीन पे। फैक्ट है, विकासशील देशों में भारत की विधायिका में महिला प्रतिनिधियों का अनुपात अधिक है। विकासशील देशों में लोकसभा में महिला सांसदों की संख्या पहली बार 2019 में 22% तक पहुंची, 22% तक। राज्यों की विधानसभा में महिलाओं का प्रतिनिधित्व 5% से कम है। और चौथा, इस मामले में भारत का नंबर दुनिया के देशों में काफ़ी नीचे है। इस मामले में मतलब महिलाओं की पॉलिटिक्स में भागीदारी है ना, वो कितनी है उस बता रहा है। तो आपने कर लिया होगा, ये बताता हूँ। देखिए चौथे क्वेश्चन में जो पहला स्टेटमेंट दे रखा है, विकासशील देशों में भारत की स्थिति निम्न है, बहुत ही निम्न है, और इससे ही चौथा स्टेटमेंट है वो सही है, क्योंकि भारत की स्थिति है ना वो नंबर दुनियाई देशों में काफ़ी नीचे है। चार्ट दिखा जाएगा, चार्ट में देखिए आप क्या स्थिति है। और दूसरा स्टेटमेंट है 22%, ये 22% नहीं, 14 से 15% के लगभग समथिंग है। ठीक है, इसमें ये था फैक्ट। ठीक है, ये था फैक्ट। और तीसरा है कि ये तीसरा सही है, तो इसमें ओनली 2 सही है। तीसरा वाला और चौथे वाला ये सही है, 5% से कम है। ये जो फैक्ट है ये NCERT में दे रखे हैं भैया, ऐसे नहीं उठा के बोला जा रहा। और प्रूफ के साथ में आपको दिखाए भी जाएंगे और देख भी रहेंगे होंगे आप साथ साथ में। चौथे में ओनली 2 है, तीसरे में देख लीजिए आप 3 है, और जो दूसरे वाला है उसमें 2 हैं। ठीक है, तो तीसरे वाले में 2 हैं, पहले वाले में 3 है, दूसरे वाले में 3 है। ठीक है, तो आप कमेंट करके बताइए क्वेश्चन करके कितना मज़ा आया आपको। और 2 क्वेश्चन और हैं, वो मैंने M लक्ष्मीकांत से उठाए हैं, वो आपको पता होगा। राज्यपाल वाला एक क्वेश्चन है, कौन से संविधान संशोधन में ये बात जोड़ी गई थी। ठीक है, तो आप कीजिए, वीडियो पॉज करके मैं जवाब बताता हूँ। देखिए इसमें चौथा आएगा, चौथा संविधान संशोधन है। ठीक है, फैक्ट है। और फिर अगला है, ये क्वेश्चन आप बताइए कमेंट करके। ये जो छठे वाला क्वेश्चन है ना 6 का,
ये क्वेश्चन आप कमेंट करके बताइए अपने मन से, कहीं पे टाइप नहीं करना, गूगल पे जाके टाइप करके देखो, ये आप बताइए कौन सा सही है कौन सा गलत है। ठीक है मेरे प्यारे भाइयों, और ये मैंने क्वेश्चन कराए हैं। अगर आपको अच्छा लगा, मज़ा आया, तो आप वीडियो शेयर या लाइक कर सकते हैं। और अगली बार जो शीट होगी वो दूसरे सब्जेक्ट की होगी, एनसीईआरटी बेस्ड होगी, तो आप एनसीईआरटी को अच्छे से पढ़िए और अच्छे से रिवाइज़ कीजिए। ठीक है, जय हिंद।